नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। और क्यों है ना लाइव के दूसरे एपिसोड में आज सभी का स्वागत है। और इस वक्त आज हमारे साथ मौजूद होंगे भोपाल के बेहद ही ख़ास मेहमान, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। फिल्म धड़क से उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया है, लेकिन उन्होंने उससे पहले भी एक छोटी सी फिल्म की थी जिसका मैं ज़िक्र करूंगा बाद में भी जब गोदान हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता भी दूं कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपना थिएटर कंप्लीट किया और उसके बाद उन्होंने अपनी थिएटर एक्टिविटी को चालू रखते हुए उन्होंने कई फिल्मों के लिए ऑडिशंस दिए और फिर बॉलीवुड में धड़क फिल्म से उन्होंने आगाज़ किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें भी कि वे जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें जो कि हम अभी बातें करेंगे उनके करियर के बारे में, उन्होंने कैसे अपने आप को इस्टेब्लिश किया, साथ ही साथ किस तरह उन्होंने पहली फिल्म पाई। आशुतोष राणा जी के साथ उनके बहुत ख़ास कनेक्शंस हैं, उनके बारे में भी मैं ज़िक्र करूंगा। साथ ही साथ उनकी हाल ही में फिल्म रिलीज़ हुई मरजावा, जिसमें मुख्य भूमिका में थे सिद्धार्थ, वो भी गोदान इज़ लाइव नाउ। मैं कोशिश करता हूँ उन्हें कनेक्ट करने। वेटिंग गोदान कुमार टू जॉइन अस फॉर द सेकंड एपिसोड ऑफ क्यों है ना लाइव देवेंद्र गोरे। वेलकम गोदान भाई। थैंक यू सो मच देवेंद्र। गोदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं आपके बारे में ही थोड़ा बहुत बता रहा था, जिक्र कर रहा था आपके बारे में कि आपने एनएसडी से पढ़ाई की है, फिर एनएसडी के बाद आपने फिल्म इंडस्ट्री में सिक्का जमाया है। फिल्म धड़क से शुरुआत हुई, लेकिन उसके पहले मुझे एक बात पता है आपकी कि राग देश एक फिल्म थी जिसका निर्देशन तिग्मांशु धूलिया ने किया था। हाँ। उससे आपने खास तौर से शुरुआत, लेकिन आपको एक मूल पहचान जिसको हम कहें वो फिल्म धड़क ने दी। और धड़क के बाद फिर आप मरजावा, फिर लाल कप्तान और ऐसी तमाम फिल्मों के बारे में आपने बहुत अच्छी फिल्में की हैं। शुरुआत मैं उससे पहले करूं तो मैं अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूं कि गोदान भोपाल बेस्ड एक्टर हैं और एमपीएसडी में एक्टिंग की क्लास भी ली है उन्होंने। और कुछ तमाम उनके जर्नी के बारे में, कुछ खास कनेक्शंस आशुतोष राणा के साथ उन्होंने फिल्म की है धड़क, उसमें क्या एक्सपीरियंस रहा उस बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके अलावा फिर उनकी आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उस पर भी, और क्वारंटीन में उन्होंने कुछ खास शॉर्ट फिल्में जो कि घर में रहते हुए बनाई हैं और इस पर हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले गोदान आपसे पहला सवाल यही करूंगा कि थिएटर से कैसे जुड़ाव हुआ, कहाँ से हैं आप और कैसे इसमें आपका रुचि मतलब आपकी बढ़ी? रुचि पैदाइश भोपाल की है और रुचि ऐसे कुछ शुरू में तो थी नहीं। जो मेरे बड़े भाई हैं तो उनको ड्राइंग बहुत अच्छी लगती थी, तो वो ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं, अभी भी करते हैं बहुत अच्छी ड्राइंग। ओके। तो मुझे पता चला कि बाल भवन में वो ड्राइंग सीखा करते थे, या उनका कोई फ्रेंड था जो बाल भवन जाया करता था, जो सेकंड स्टॉप तुलसी नगर में है। तो मैं भी ड्राइंग सीखने चला गया था कि भाई भी ड्राइंग करता तो मैं भी ड्राइंग करूंगा। तो वहां एक जहाँ बहुत सारे विंग हैं, एरो मॉडलिंग और हस्तकला, मूर्तिकला, म्यूजिक, डांस, ड्रामा। तो वहीं एक ड्रामा की एक दिन रिहर्सल चल रही थी और मैंने वो ड्रामा की रिहर्सल देख ली। तो मुझे लगा ये कुछ मैजिक सा हो रहा है यहाँ पर इस हॉल के अंदर, और केजी चचा वो प्ले रिहर्सल करवा रहे थे। तो मैंने कहा ये कुछ मैजिक सा है, तो मैंने कहा ये इस मैजिक को कुछ समझने की जरूरत है। उस वक्त तो खैर ये नहीं सोचा था कि ये प्रोफेशन बनेगा, लेकिन बस वही की शुरुआत वहां से हुई कि हाँ कुछ अच्छी चीज लग रही है करने में। 2-4 लोग स्टेज पे खड़े हुए हैं और ढेर सारे बच्चे और बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है। तो मैंने कहा ये जगह शायद लगता है कि अपनी है, यहाँ मजा आएगा। तो वो मजे में शुरू होके तो 96 में शुरुआत हुई बाल भवन की। ओके। इसके बाद फिर फिल्मों से कैसे जुड़ना हुआ, कैसे आप मुंबई पहुंचे, कैसे आप पहले एनएसडी गए, थोड़ा इस जर्नी पर भी हम बात करना चाहते हैं। शुरुआत मतलब मन शुरू से ही था कि हम फिल्मों में जाएं, क्योंकि जिस तरह से कोई जब एक नॉन थिएटर या नॉन फिल्मी बैकग्राउंड का जो कोई एक्टर होता है, जो कोई पर्सन होता है, तो उसकी जो एक्टिंग से जो उसकी सबसे पहली जो मुलाकात होती है वो फिल्मों से ही होती है। आपने
गोविंदा की फिल्में देखी, शाहरुख सर की फिल्में देखी, तो अजय देवगन सर की देखी अक्सर। तो ये इम्प्रेशन वही रहता है कि अपन फिल्म तो हम बार बार कहते थे कि किसी एक फिल्म में अमरीश पुरी सर किसी विलन बने हुए हैं और वो उस फिल्म में मर गए, और फिर अगली फिल्म हम देखते हैं और फिर हम पापा से पूछते हैं कि ये तो जिंदा है, ये तो उस फिल्म में मर गए थे। तो कहीं पापा या किसी बड़े भाई या कोई मामा चाचा बोल देते कि नहीं बेटा ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। उस वक्त दिमाग में लगता है कि अच्छा ये एक्टिंग होती है। तो हमारी जो पहली मुलाकात होती है एक्टिंग की, वो फिल्मों से ही होती है, जो नॉन फिल्मी या नॉन थिएटर बैकग्राउंड का होता है। उसके बाद तो एक ललक मन में रहती है कि काश मैं भी पर्दे पे दिखाई दूं। तो वो शुरू से थी कि हाँ एक ना एक दिन अपने आप को पर्दे पे देखना है, अपने आप को टीवी पे देखना है। लेकिन वो जब थिएटर में आप बहुत ज्यादा इंडल्ज हो जाते हैं और आपको एक थिएटर वर्ल्ड, थिएटर की दुनिया आपको लगता है कि नहीं एक बहुत सीरियस बिजनेस है, तो फिर आपका वो जो शुरुआती जो माइंड सेटअप था, फिर वो धीरे धीरे बदलता चला जाता है। फिर आप थिएटर को, सिनेमा को थोड़ा लॉजिकली लेने लगते हैं, फिर अपने डिसीजंस को थोड़ा लॉजिकली लेने लगते हैं कि कितना टाइम मुझे थिएटर में देना है, कितना ट्रेनिंग करना है, कितना सिनेमा मेरा पसंद है कि मैं सिनेमा में ही अपने आप को पूरा झोंक दूं। और कुछ लोग डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ थिएटर ही करना है। तो वो मैं बचपन से मन में आ गया था कि नहीं यार सिनेमा जरूर करना है, थिएटर भी करूंगा लेकिन सिनेमा भी एक प्रायोरिटी बचपन से ही रही मेरी करने की। वो मतलब ऐसा नहीं था कि बीच में कभी पैदा हुई कि एनएसडी के बाद या एनएसडी से 2-4 साल पहले, वो शुरुआती दौर में ही थी। तो 1999 2000 तक ही था कि मुझे फिल्मों में काम करना है। ओके ओके। एनएसडी के लिए कितने ट्राई दिए? क्योंकि बहुत लोग हैं जो थिएटर कर रहे हैं, बार बार अप्लाई करते हैं, सिलेक्शंस नहीं होते। लेकिन आपकी एनएसडी की जर्नी कैसे, मतलब कितने बार आपने अप्लाई किया जो एनएसडी में एडमिशन हुआ? एनएसडी की जर्नी शुरू हुई थी 2001 में। हम लोगों ने प्ले किया था डॉक्टर जवानी की प्रेम कहानी, और अपने मध्य प्रदेश के ही और दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली बेस्ड हैं लोकेंद्र त्रिवेदी सर। तो उन्होंने ये नाटक डायरेक्ट किया था भोपाल में ही, अपने जो भोपाल में मामूस है इफ्तिखार नाटक अकेडमी, उसके अंडर में ये प्ले डायरेक्ट किया था उन्होंने, उस ग्रुप के अंडर में। तो मामू भी थे, उदय शहाणे सर थे, आलोक गच सर थे, रंजना दी थी। तो ये प्ले हम करने गए थे भारत रंग महोत्सव, आई थिंक वो पहला या दूसरा भारत रंग महोत्सव था। तब अनुपम खेर सर थे। फेस टू फेस देखना हुआ कि अच्छा ये है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। और जब मैं उस कैंपस में था, जब हम शो करने गए थे, तो वहां नसीर सर का शो भी था। बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे थे कि ये टीवी पे आते हैं, ये टीवी, और हम लोग छोटे थे उस समय। तो फिर लोकेंद्र सर ने बताया कि एक ऐसी जगह है जहां पर एक्टिंग सीखी जाती है, यहाँ पर एक्टिंग सिखाई जाती है, आप उसको प्रोफेशनली ले सकते। तब देखा था और फिर तय किया कि नहीं मुझे एनएसडी करना है। तो मैंने 2009 में फर्स्ट टाइम एनएसडी ट्राई किया था, और 10 में ट्राई किया, और दोनों साल मेरा नहीं हुआ, और थर्ड अटेम्प्ट में 2011 में एनएसडी में सिलेक्शन हुआ। ओके ओके। सो एनएसडी के दौरान आपकी किसी बड़े एक्टर से मुलाकात हुई जिनसे आपने कभी कुछ सीखा, या कोई उन्होंने टिप्स दी, कोई गाइडेंस मिली? एनएसडी के दौरान? हाँ, एनएसडी के दौरान बहुत सारे टीचर, मतलब हमें तो मतलब शुरू से मतलब अनुराधा मैम जो हमारी डायरेक्टर रही, जो हमारे समय में रही, फिर उनसे तो मतलब अनु मैम से मिलना, मतलब उनसे अगर आप 5 मिनट भी अगर खड़े होकर आप बात करोगे तो आपके पास ऐसा लगे कि आपने बहुत कुछ सीख लिया, समझ लिया। ना सिर्फ एक्टिंग को लेके, आपकी लाइफ, आपका जो बिहेवियर है और हर चीज। फिर आदिल सर को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि आदिल सर 2009 की वर्कशॉप में भी थे, 2011 की वर्कशॉप में थे, और उनका बहुत सपोर्ट रहता है हमेशा। जब भी वो बात होती है, मतलब बहुत रेयर बात होती है उनसे, मैं खुद डरता हूँ उनसे अभी भी बात करने में, लेकिन आदिल हुसैन सर मतलब मुझे इतने अच्छे लगते हैं। उनका जो 2011 में जो छोटा सा जो हमारी बातचीत हुई थी, वो हमेशा मेरे साथ है। राजेश तेलंग सर हैं, हरीश खन्ना सर है, अभिलाष पिल्लई सर है, त्रिपुरारी मैम है। तो सबसे एक वो छोटे छोटे चंग में जब प्लेज होते हैं या जब उनके साथ क्लासेस होती हैं, दिनेश खन्ना सर है। तो हर टीचर आपको अपनी तरफ से, वो तो अपने आप को पूरा खाली कर ही देता है हर टीचर। डिपेंड करता है कि आप अपने टीचर के सामने कितने सवाल उठाते हैं। तो जितने सवाल आप उठाएंगे आपको उतना चीज सीखने को मिलेगी। तो हर टीचर अपनी तरफ से तो 100% दिया है। और बस वही कि जो भी एनएसडी के निकलने के बाद या एनएसडी में जब डिप्लोमा शोज, हमारे एग्जाम शोज हुए, तो उसमें जो भी सारे टीचर्स हैं जो नंबर दिया, तो वो देख के लगता है कि हाँ जो उन्होंने कुछ सिखाया समझाया, तो मैं उनको प्रैक्टिकली उनको दिखा पा रहा हूँ अपने एग्जाम में, अपने वाइवा में। तो वो ये कि हर टीचर कुछ ना कुछ तो देकर गया। और आदिल सर की एक बात मुझे हमेशा याद रहती है। आदिल सर बार बार ये कहते हैं कि ना हर 5 साल के बाद एक एक्टर की लाइफ में एक रीबूट आता है। मतलब वो एक 5 साल में उसको लगता है कि अरे हो गया, खत्म हो गया, अब क्या करना है, लगता है एक्टिंग छोड़ दो, नहीं होता। तो वही एक पॉइंट है कि जहां पर आपको पकड़ के रखना है और अपने आप को रीबर्थ
एक रिवाइंड देना है अपने आप को। तो वो एक बात उनकी हमेशा लगती है कि आपको जब भी ये लगे कि नहीं यार अब बहुत लंबा समय हो गया, कुछ सब क्लीशे आइडियाज आ रहे हैं, एक्टिंग का पैटर्न भी सब कुछ सेम हो गया, तो वहीं अपने आप को खत्म करो और फिर जीरो हो जाओ। फिर वो 5 साल के बाद फिर छठवां साल जीरो शुरू करो आगे आने वाले 5 साल के लिए। तो ये हमेशा प्रोसेस चलता है। कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास कि बिग फैन ऑफ गोदान अनुज सिंह कह रहे हैं। अरे फिर थैंक यू। साथ में हमारे पास शुभम जुड़ चुके हैं और भी कुछ सवाल। मैं दर्शकों से भी ये गुजारिश करूंगा कि कोई अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो हालांकि एक सवाल आ भी गया, धड़क में जो रोल है आपका उसमें आपको क्या एक्सपीरियंस मिला, ये टेकमेट शिशिर सवाल पूछ रहे हैं। एक्सपीरियंस क्योंकि होता है आपको अपने अपने अंदर ही कोई जब किरदार आपको मिलता है तो आपको सबसे पहले तो आपको अपने अंदर के वो किरदार ढूंढना पड़ता है कि किससे मिलता जुलता कहीं आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं। और फायदा ये हुआ था कि वो थिएटर करते करते आप ना बहुत सारे किरदारों को टच कर लेते हो अपनी लाइफ में। तो और हर चरित्र का मतलब हर जो पात्र है उसका जो चरित्र, हर चरित्र का एक बेसिक नेचर होता है। तो उस किरदार का बेसिक नेचर है एरोगेंस। बिल्कुल। मुझे धड़क में जो रूप सिंह है वो बहुत एरोगेंट है, उसको अपने अच्छा, पापा की लेगेसी पे दर्शकों को बता दूं कि आपने धड़क फिल्म में भाई का रोल किया था जानवी कपूर के। क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक होंगे मुझे लगता है अभी जिन्होंने धड़क नहीं देखी, मैं उनसे अपील करता हूं कि एक बार धड़क बिल्कुल जरूर देखें। तो आपको गोदान का जो एक मोमेंट है, जो एक्टिंग की है उन्होंने, जोरदार एक्टिंग, वो आपको जरूर देखने को मिलेगी। तो प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो वो एरोगेंस है उसका। तो जब शशांक सर से बात हुई तो शशांक सर ने भी ये बोला कि वो बहुत एरोगेंट है, इगोइस्टिक है, उसका बेसिक नेचर यही है। अब उस बेसिक नेचर के आसपास आप क्या छोटे छोटे नुआंसेस क्रिएट कर सकते हो जब आप अपनी बहन से बात करते हो, जब आप कुछ टीचर से बात करते हो, जब अपने फादर से बात करते हो। तो बेसिक नेचर वो एरोगेंस है। तो वो एरोगेंस पर्सनली मेरी लाइफ में नहीं है, लेकिन एक एक्टर होने के नाते पता है कि एरोगेंस दिखाया कैसे जाता है। तो वो कहीं जो आपने जो किया हुआ है, आपने रामायण में दुर्योधन किया हुआ है या दुशासन किया हुआ है, तो वो आपको कहीं ना कहीं अपनी हिस्ट्री में लेके जाता है कि हाँ दुर्योधन किया हुआ तो मालूम है कि एरोगेंस कैसे आना है, दुशासन किया तो एरोगेंस कैसे आना है। बाकी सीखने का और समझने का बस वही है कि आप एक बहुत अच्छे माहौल में काम कर रहे हैं, आप धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत कूल माहौल है, बहुत इजी है लोग काम करने में। और फिर आप आशु सर के साथ काम कर रहे हैं, वो ग्रेट एक्टर हैं। और अगर एक लाइन भी अगर उनके मुंह से सुनने को मिल जाए कि गोदान तुमने अच्छा किया, और जो कि हुआ ऐसा वहां ऑन फ्लोर, तो ये बहुत बड़ी बात है कि तो ये बहुत सारे जानवी के साथ वाला एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो बीच में जानवी मुझे भैया ही कह के बुलाने लगी थी 2-3 सीन के बाद, तो वो ऑफ स्क्रीन भी वैसा ही रिलेशन हो गया था। इवन मेरा और ईशान का भी ऐसे रिलेशन था कि हम दोनों एंटी हैं फिल्म में, तो हम लोग जब फ्लोर पे थे तो हम दोनों एक दूसरे के एंटी ही बिहेव करते थे। जब कॉस्ट्यूम में नहीं होते थे तब बहुत अच्छी बात होती थी, लेकिन जब कॉस्ट्यूम में होते थे तो हम एंटी बिहेव करते थे एक दूसरे के, मैं और ईशान दोनों। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें कि धड़क की बात करें तो धड़क का रोल कैसे मिला? क्योंकि बहुत समय स्ट्रगल बहुत लोग कर रहे हैं मुंबई में अभी भी, और ऑडिशंस होते हैं, ढेरों ऑडिशंस के बाद में एक फिल्म मिलती है, और सपनों का शहर मुंबई जाकर ऑडिशंस देना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एनएसडी का फायदा तो जरूर मिला होगा, लेकिन ऑडिशन हर किसी के लिए एनएसडी नहीं है। तो कैसे आपने अपने आप को ऑडिशन में प्रूव किया, कितने अटेम्प्ट्स देने पड़े उसके लिए? ये इससे पहली बात की मतलब एनएसडी ठीक है, आपको एक माहौल बनाता है, लेकिन एनएसडी ऐसा नहीं है कि एनएसडी मतलब है तो सर्वे सर्वा हो गया सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, सब कुछ डिपेंड करता है आपके टैलेंट पे, आपके क्राफ्ट पे, आपकी ट्रेनिंग पे। चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट से हो या किसी भी इंस्टीट्यूट से ना हो, सेल्फ स्टडी भी आपके लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है। और ऑडिशन तो वही है कि ऑडिशन के थ्रू ही सारे जो प्रोसेस हुआ धड़क का, ऑडिशन के थ्रू ही हुआ। तो मैं गया था लाल कप्तान का ऑडिशन देने के लिए, और वहीं एक फ्रेंड है MCCC में ही कास्टिंग में, तो उन्होंने बोला कि सैराट का हिंदी रीमेक बन रहा है तो उसमें एक भाई का कैरेक्टर है, तो आप क्लीन शेव होके आ जाइए, तो अपन ऑडिशन करते हैं इसका। तो वही क्लासरूम वाला थप्पड़ मारने वाला सीन था टीचर। मैं गया नेक्स्ट डे, क्लीन शेव करा के गया, ऑडिशन दिया, एक ही टेक हुआ। उसने बोला ओके डन है, ठीक है। मैंने कहा ओके। उसके 2-3 हफ्ते के बाद कॉल आ गया, बोला कि आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, आपके साथ 3 लोग और हैं सेम रोल के लिए। और शशांक सर, हाँ MCCC के ऑफिस में ही शशांक सर हैं, जानवी भी है, ईशान भी है, तो उनके साथ एक बार एक सीन करना है सर के सामने, बाकी एडीज भी होंगे। तो जब मैं वहां गया तो मेरे अलावा 2 लोग और थे, अच्छा, जो उस रोल के लिए आए थे, जो शॉर्ट लिस्टेड थे।
और एक लड़का बहुत ही सुंदर था देखने में, तो मुझे लगा मेरा तो होना नहीं है, इसी का हो जाएगा। लेकिन और मैं कहा ठीक है कोशिश करते हैं, देखा अपना बेस्ट जाके अंदर देते हैं, ऑडिशन में तो बेस्ट दिया ही था, अब डायरेक्टर को खुश करना। और ये मैं 100% मानता हूँ कि एक्टर वही सबसे अच्छा जो, क्योंकि एक्टर तो कुछ भी कर सकता है ना, एक सीन को आप 10 तरह से 50 तरह से भी कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो जो एक्टर अपने डायरेक्टर को खुश कर दे, उसके क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन को खुश कर दे, उसको क्रिएटिव थिंग को खुश कर दे, तो वो सबसे अच्छा एक्टर। तो मैंने कहा जाके मुझे अपने शशांक सर को बेस्ट देना है कि ये सीन है जो मैंने किया था। गया उनके सामने परफॉर्म किया, एडीज भी थे, जानवी थी, ईशान था, और सीन क्या, एक हफ्ते के बाद कॉल आ गया कि गुदान भाई आप सिलेक्टेड हैं, आपका हो गया। तो मैंने कहा, तो जो मैंने पुराना पहले सुना हुआ था कि नहीं पहचान से काम मिलता है और ये सब काम से मिलता है, तो मैंने कहा नहीं भाई, मेहनत से भी मिलता है, ऑडिशन से भी काम मिलता है। और मुझे इस बात पे मुझे पूरा भरोसा कि आप ईमानदारी से अगर ऑडिशन देते हैं तो आपको काम मिलता है। अच्छा, तो क्या धड़क से पहले आपने सैराट मूवी देखी थी कि नहीं देखी थी? नहीं देखी थी। अच्छा, बिल्कुल नहीं। और जब किसी ने जब इवन बोला भी कि ये सैराट का हिंदी रीमेक है, तो मैंने और तय कर लिया कि मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा। फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैंने सैराट देखी, जब शूट कंप्लीट हो गया था उसके बाद। ओके, सो अगर कंपैरिजन करें तो ऑब्वियसली बात है धड़क तो आपको पसंद आई होगी, लेकिन सैराट कैसी लगी? दोनों अपने अपने जोन में बहुत अच्छी फिल्म है। मतलब कभी भी, मतलब जैसे होता है ना कि हम दो तीन जैसे हम थिएटर में भी बात करते हैं कि हर थिएटर का फॉर्म अलग अलग है। आप पारसी थिएटर को आप रियलिस्टिक थिएटर से नहीं कंपेयर कर सकते। कंपेयर कर रहे हैं तो फिर ये आपकी गलत फहमी, मतलब आप कहीं किसी गलत जोन में रुके हुए हैं। तो दोनों का जोन ही बिल्कुल अलग है, दोनों का टेक ही बिल्कुल अलग है। तो आप कंपेयर करेंगे तो फिर कंपेयर करने में बड़ा अटपटा लगेगा, क्योंकि वो फ्रेम्स और कहानी का जो प्रोग्रेस है, वो जिस तरह से कहानी भाग रही है और वो कैरेक्टर को जिस तरह से डिस्क्राइब कर रही है, अगर आप दोनों को मैच करने की कोशिश करेंगे तो आप दोनों अलग अलग पटरियां हैं। तो जहां आपने गए तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं, कंपेयर करेंगे तो फिर आप गड़बड़ा जाएंगे। तो इसलिए मैंने सोचा भी नहीं कि उन दोनों को कंपेयर करें। वो एक अलग जोन की फिल्म है, वो एक मराठी फिल्म है जो जिसमें आप बिल्कुल दो अलग अलग पार्ट देखते हैं। शुरू में बिल्कुल एकदम स्लो मोशंस हैं, थोड़ा सा कमर्शियल है, और फिर जैसे इंटरवल के बाद अचानक से वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाती है, रियल इमोशंस दिखते हैं, हर चीज, सारे स्लो मोशंस खत्म हो जाते हैं, हाई स्पीड सारे खत्म हो जाते हैं। तो वो सारी चीजें वो मिक्स करके बनी, और यहाँ बिल्कुल ही अलग टेक है फिल्म का। इवन डायरेक्टर के दिमाग में वही था कि उस जोन को टच ही नहीं करना। ओके ओके, सो एक सवाल आया है अभी, दो तीन बार शायद रिपीट भी हो गया है, हुई शर्मा करके है, और जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर एनएसडी में एंट्री कैसे मिलेगी? कि शायद मुझे लग रहा है ये थिएटर आर्टिस्ट हैं जो शायद ट्राई कर रहे हैं कई नहीं जानता भी हूँ। अच्छा, ये स्टूडेंट ही है M.Ccc के। और अच्छा, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको 6 नाटक किए होने चाहिए, और इसके बाद आप जिस शहर में थिएटर कर रहे हैं उस शहर के 3 जो डायरेक्टर्स हैं उनका रिकमेंडेशन लेटर चाहिए आपको। और उसके बाद फॉर्म आता है, आपको फॉर्म फिल करना है, आपको फॉर्म जमा करना है। आप आई थिंक अब तो सेंटर्स बढ़ चुके हैं इंटरव्यूज के, भोपाल भी सेंटर हो गया, लखनऊ हो गया, पटना हो गया। तो जो भी आपको सेंटर मिलता है आपको इंटरव्यू देना है, वो फर्स्ट है। देन उसके बाद हर स्टेट से सिलेक्शन होने के बाद आपको 5 दिन की वर्कशॉप के लिए दिल्ली में बुलाया जाता है। यहाँ पर पूरे ऑल इंडिया से सारे स्टूडेंट जो सिलेक्ट होकर आए 2,500-3,000 1,000 1,500 में से, तो वो 100 या 125 होते हैं। उन 5 दिन की वर्कशॉप में अलग फैकल्टी होती है 12, या अब तो प्रोसेस थोड़ा और चेंज हो गया, अब तो आई थिंक 30-35 फैकल्टीज होती हैं। तो वो फैकल्टी आपको 5 दिन में टास्क देती है, और उसी टास्क के बेसिस पे आपको मार्किंग होती है। तो मेरिट के लिस्ट के हिसाब से किसके नंबर ज्यादा हैं, तो उसके हिसाब से 26 लोगों की लिस्ट बनती है जो हाईएस्ट नंबर लेकर आते हैं। वो 26 लोग एनएसडी में उनका सिलेक्शन होता है। तो बेसिक है कि आपको ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, 6 नाटक आपने किए होने चाहिए, और आपके शहर के 3 जो डायरेक्टर्स हैं वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। और बाकी बाद में जो स्टार्टिंग वर्कशॉप है, इंटरव्यू है, देन उसका वर्कशॉप। सिंपल सा प्रोसेस है। ओके ओके, सो मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि आपका पहली फिल्म धड़क के अलावा आपकी एक पहली फिल्म जिसका मैंने इंट्रोडक्शन में भी आपका जिक्र किया था, राग देश, तिग्मांशु धूलिया के साथ। और तिग्मांशु धूलिया अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट करने वाले एक डायरेक्टर हैं, और वो खुद भी एक्टर हैं और डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, तीनों चीजें हैं। लेकिन उनके साथ तालमेल आपका कैसा रहा? आपने उस फिल्म में क्या रोल था,
कैसे इस फिल्म में तिग्मांशु से आपका परिचय हुआ? परिचय ऐसा हुआ कि मतलब हम आराम नगर घूम रहे थे ऑडिशन देने के लिए, और उस वक्त बिल्कुल नहीं पता था कि रागदेश फिल्म कुछ बन रही है। तो ऐसे ऑफिस में गए कि भाई सीनियर है हमारे, तो भाई मिलकर आते हैं। तो मुलाकात तो हुई नहीं। तो वहां पर एक हेमंत जी हैं जो उनके असिस्टेंट है। तो कोई एक वही जो एक सीन है उसका, तो वो जो कोई एक्टर कर रहे होंगे उन्होंने शायद मना कर दिया होगा। तो हेमंत जी ने पूछा कि उर्दू बोल लेते हो क्या? मैंने कहा हाँ जी बोल लेता हूँ। कौन से शहर से? मैंने कहा भोपाल से। उन्होंने नहीं बताया कि मैं ड्रामा स्कूल से। फिर आशु सर अंदर, वो टिशु सर अंदर ही बैठे हुए थे, तिग्मांशु सर। तो बोले तू 2 मिनट रुक जा, बस बाहर आएंगे और मैं तुझे मिलवा दूंगा उस रोल के लिए। तो बस तिग्मांशु सर बाहर आए गेट के अपने ऑफिस के अंदर वाले रूम से। मैं बाहर ही खड़ा था। तो हेमंत जी ने बोला कि सर ये लड़का है इस रोल के लिए। तो क्या बोलते, देखा ऐसे करके उन्होंने बोला कि हाँ उर्दू बोल लेते हो, उर्दू समझ में मैंने कहा हाँ सर। कहाँ से? भोपाल से। हाँ फिर तो बोल ही लेते हो भोपाल से होके। तो ये उन्होंने बोल के वो हाँ ठीक है ओके डन है ना। ऑडिशन कुछ नहीं, सीधे बोल के चले गए। सीधे फिर मिला शूट पे। शूट पे सिर्फ ये हुआ कि एक सीन था कि बस वो जिन्ना की तस्वीर आती है और उसके सामने बोलता है कि आपने, तो वो सीन था नहीं। तो मैंने पहली लाइन बोली, पर तिग्मांशु सर को क्या अच्छा लगा उसमें, तो उन्होंने बोला कि एक काम कर तू ये लाइन भी इम्प्रोवाइज कर दे। तो बकायदा जिन्ना की तस्वीर आ गई उसमें, सीन अच्छे से लिया उन्होंने, 2 लाइंस बढ़वा दी, प्रेजेंस बढ़ा दिया, सिर्फ एक लाइन बोल के। तब तक उनको नहीं पता था कि मैं एनएसडी से हूँ या उनका जूनियर हूँ कैसे भी। हाँ, और जब सीन खत्म हो गया, सब कुछ हुआ, जब वो मॉनिटर के सामने बैठे हुए थे तो आराम से बैठे हुए, मैंने कहा दादा, मैं कहा नमस्ते, मेरा नाम कुरान है और मैं 2014 बैच से पास आउट हूँ। तो ऐसा करके देखा, ऐसे करके अच्छा एनएसडी से? मैंने कहा हाँ। बोले ऑफिस में आके मिलो, चलो निकलो ऑफिस में आके मिलो। बहुत बढ़िया। इतना छोटा सा, इतना छोटा था। मतलब वो जो उनका जो रिस्पॉन्स था ना कि अचानक से वो हो गया, सीन हो गया, वो उन्होंने एज एन एक्टर देख के मुझे लगा कि हाँ ठीक है सीन बढ़ा दिया। लेकिन वो जब बताया कि उनको मैं आपका जूनियर हूँ, और जो उसके बाद उनका रिस्पॉन्स आया कि अरे अच्छा एनर्जी दे, जाओ ऑफिस में आके मिलो, यहाँ बात मत करो। तो अचानक से वो सीनियर हो गए थे, वो रैगिंग वाला आ गया था। तो इतना अच्छा फील हुआ कि मैंने कहा देखो एक वो कनेक्शन है कि हाँ टिशु सर ने एकदम से वो कनेक्ट बना लिया कि हाँ मेरा जूनियर, और काम भी उनको शायद पसंद आया। तो वो भी प्लस पॉइंट कर गया। तो 2-3 बार ऑफिस में जाके मिला तो मिले भी बहुत अच्छे से कि हाँ कैसा है। हाँ तो था ना फिल्म में। तो फिर उसका बात, इनफैक्ट वो जब भोपाल आए थे मिलन टॉकीज के प्रमोशन के दौरान, तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था। मतलब काफी सिंपल एंड सोबर नेचर के हैं और कम बोलते हैं, और लेकिन बोलते हैं तो ऐसा कमाल बोलते हैं कि आप फिर ताली ही बजाओगे उनके लिए। उनके जो पंचेस हैं। इनफैक्ट उन्होंने भारत भवन, हमारे जो भोपाल का एक कला मंदिर जिसको हम कहते हैं, तो उसकी तारीफ की, लोगों की, यहाँ के थिएटर आर्टिस्ट की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। वो कहते भी हैं कि मुझे अगर यहाँ पे चांस मिलेगा तो मैं डेफिनेटली एक फिल्म बनाऊंगा। सो अब क्वारंटीन और कोरोना वायरस, तो ये तो अब कितने लंबा चलेगा। अब कितना लंबा चलेगा ये नहीं कह सकते। वही वही। सो आशुतोष राणा जी के साथ में आपने फिल्म की धड़क, और वो भी खुद मध्य प्रदेश के हैं अपने, और उनका एक्टिंग का तजुर्बा बहुत लंबा है, मतलब करीब 25-30 सालों का तजुर्बा है। और उनके साथ फिर आपको, मतलब आप उनके बेटे के तौर पे ही फिल्म में इंट्रोड्यूस किए गए। तो क्या उनके साथ सीखने वाला, क्योंकि वो खुद भी बहुत अच्छे थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, सो उनके साथ क्या एक्सपीरियंस है? कोई किस्सा है उनके साथ? और मुझे जहां तक पता है आपका एक किस्सा ये भी है कि उनको ये नहीं पता था जब आप फिल्म धड़क कर रहे थे कि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ, आप खुद मध्य प्रदेश से हैं उस समय जब आप फिल्म उनको नहीं पता था। उनको नहीं पता था। उनको सेकंड मीटिंग में उनको पता चला था कि मैं एमपी से हूँ, भोपाल से हूँ। तो हम लोग उदयपुर में थे, उदयपुर में शूट करते मंदिर वाला सीन। तो उस वक्त ऐसी बात चल रही थी। तो हम जो हमारी माँ बनी थी वो थी, शालिनी मैम थी, जानवी थी, मैं और आशु सर। तो हम लोग बैठे होते। तो आशु सर ऐसी बात थी, तो मैंने कहा सर, मैंने कहा मैं भोपाल से हूँ। बोले तुम भोपाल से हो? मैंने कहा हाँ भोपाल से हूँ। फिर अचानक से 2-3 फिर बातें इधर की हुई, वो कुछ योगा की बातें होने लगी, ध्यान की। वो तो सर, मैंने बोला कि सर मैंने आपका प्ले देखा था चंद्रहास। बोले तुमने कहाँ से चंद्रहास देख लिया? तो बोले तो हमारे सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का प्रोडक्शन था उनके एनएसडी का। तुमने कहाँ से देखा? तो मैंने कहा सर मैंने सेकंड ईयर में देखा था आपने। तो मैंने कहा कीर्ति मैम ने बोला था देखने के लिए, मतलब ऐसी की प्ले देखना। बोला तुम एनएसडी से हो? मैंने कहा हाँ सर मैं एनएसडी से हूँ। अरे वाह। तो फिर उनको फिर तब उनका वो रिस्पॉन्स बदला अचानक से कि अच्छा तू ड्रामा स्कूल से है, एमपी से है, लो भाई क्या कनेक्शन निकालो, मेरे पुत्र का अभिनय कर रहे हैं आप।
तो मैंने बताया कि सर एक बचपन का बहुत प्यारा किस्सा है आपके साथ। मैंने कहा शबनम मौसी करके एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका प्रीमियर था रविंद्र भवन में, तो आप थे, मुकेश दा थे, फिर इसके बाद मुकेश दा से भी मुलाकात हुई, तो सेम किस्सा उनको भी बताया। तो बाहर ओपन एयर में बैठे हुए थे रविंद्र भवन में, तो कोई एक फैमिली आई थी, अपने बेटे को लेकर आए थे, और आशु सर और मुकेश दा बैठे हुए थे, मैं भी था साथ में, क्योंकि उनके जो बैचमेट है सुमित दुबे, हमारे अपने एमपी ड्रामा स्कूल में प्रोडक्शन मैनेजर है, तरुण पांडे, उनके मामा है, तो ये तीनों बैचमेट है। तो मामा जी भी बैठे हुए थे, तो तरुण भाई मैं भी बैठा हुआ था, तो आए अचानक से, बोला पैर छुओ तरक्की मिलेगी। तो आशु सर ने बोला था कि बेटा मेरे नहीं, अपने माँ बाप के पैर छुओ, उनका आशीर्वाद लोगे तो तरक्की, मतलब कोई भी कुछ चीजें रुक ही नहीं सकती, हमेशा आगे ही बढ़ोगे। तो मैंने आशु सर को एक बात बताई, तो बोला वाह तुझे याद, तू था उस वक्त वहां पे? मैंने कहा हाँ। मतलब कितनी अच्छी बात है कि वो जो लड़का बचपन में कभी मुझे मिला था, आज एमपी से ही है, मेरा जूनियर है और मेरे पुत्र का अभिनय कर रहा है। तो वो जो प्यार उनका एकदम से, वो जो उस वक्त के बाद से जो निकला, फिर वो घर से नमकीन लाना, फिर वैनिटी में उनके साथ बैठ के, तो वो एक वो बच्चे जैसा ही, बेटे जैसा ही मुझे ट्रीट करने लगे थे 12-13 दिन तक। उसके बाद भी कभी कभी मुंबई में यारी रोड पे मुलाकात हुई तो वैसा ही बिहेवियर है, एक बार फोन पे बात हुई तो बहुत अच्छे से बात करते हो, बच्चे की तरह बात करते हैं। और हमने उनको देखा है बचपन से, हमने उनको देखा है दुश्मन में, संघर्ष में देखा है, और वही हमारे एक्टिंग की शुरुआत भी उस समय हो ही रही थी। तो उनको भी किस्सा बताया कि आपके चक्कर में लोग पिटे भी हैं, ऐसे चिल्लाते चिल्लाते रात में भागे तो को पिटे भी हैं कि तो वो सारे किस्से। फिर वो एक सीन था जिसमें एक एक्सपीरियंस ये था कि जब वो बोलता है कि सॉरी बोल टीचर को, धड़क मूवी में, तो एक छोटा सा रिएक्शन है, तो वो जो कट हो गया, तो आशु सर ने मुझे बोला कि, बोले गोदान, मैंने कहा जी सर, बहुत अच्छे अभिनेता हो आप। तो मैंने कहा क्यों सर? तो बोले बड़े अभिनेता की पहचान बारीक चीजों से होती है। तो ये उनका बोलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी, तो ये मेरे लिए भी सीख थी कि मतलब अगर आप सिनेमा कर रहे हो तो आप छोटी चीजों पे ध्यान दो। तो बोला कि बड़े अभिनेता की पहचान छोटी चीजों, बारीक चीजों से होती है, और बोला तुम्हें पता है कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने कहा मेरे लिए तो आशीर्वाद है कि आप ऐसा बोल रहे हो, वही पैर छुए। मैंने कहा मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके मुंह से ये सब शब्द सुनने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छी। सो आपका नाम गोदान है, लेकिन आपका रियल नेम राघवेंद्र रावेंद्र कुमार कुशवाहा, सॉरी। तो ये गोदान नाम कैसे पड़ा? क्योंकि गोदान से अक्सर लोग यही सोचते हैं कि प्रेमचंद की कहानी है लेकिन गोदान के पीछे कहानी क्या है? बहुत, मतलब सुनाता हूँ तो बड़ी अटपटी लगती है। कुछ नहीं, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसका नाम है बघेलखंड है, रीवा सतना से बिलोंग करता हूँ। पैदाइश भोपाल की है, लेकिन हमारे घर में नानी नाना सब लोग, मम्मी भी वही बघेली बोलती है। तो मुझे तो बाल भवन जाया करता था। बाल भवन में एक दिन वैसे टी शर्ट की बटन टूटी हुई थी, तो मेरे सर ने, केजी चचा ने पूछा कि ये बटन लगाओ, तो मैंने कहा सर टूटी हुई है, चचा टूटी हुई है। तो पता नहीं उनके दिमाग में क्या कैसे आया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे वो रीवा साइड, सतना साइड में बटन को, इसको क्या बोलते हैं बटन को? तो मैंने कहा गोदाम बोलते हैं। तो गोदाम बोलते हैं? मैंने कहा हाँ। तो वो जो हंसी से निकला गोदाम, तो वो उस दिन से मेरा नाम गोदाम पड़ गया, गोदाम। ओके। तो मैंने तो मम्मी से जाके पूछा कि, मैंने कहा मम्मी बटन को क्या बोलते हैं? तो बोले बटन को कुछ और बोलते हैं। तो मैंने कहा गोदाम किसको बोलते हैं? तो बोला गोदाम जहां पे सिला जाता है बटन को, उसको गोदाम बोलते हैं। तो मैंने उल्टा बता दिया था उनको, लेकिन वो मजाक मजाक में वो उस दिन के बाद से बाल भवन में सब लोग गोदाम बोलने लगे। ओके। फिर जब मैंने एलबीटी ज्वाइन किया, रंगीशी लिटिल बैले ट्रूप, तो वहां पर आने के बाद फिर गुल दीदी और प्रभात दा ने उसको गोदान कर दिया। बोला कि नहीं, गोदाम क्या होता है? गोदाम कुछ नहीं होता, गोदान है। तो वहां से फिर वो गोदान चालू हो गया 2002 के बाद से। तो 96 से 2002 तक गोदाम चला, और 2002 के बाद से अब तक गोदान चला, गोदान ही है। तो छोटा सा किस्सा, तो कई लोगों को लगता है कि शायद मैंने नॉवल कुछ नाटक किया होगा गोदान के ऊपर, या कुछ किया होगा, या पापा थिएटर से होंगे तो इसलिए शायद गोदान नाम रख दिया। मैंने कहा ऐसा कुछ किस्सा नहीं है, बहुत मतलब कोई लिंक ही नहीं है इस किस्से का कहीं थिएटर से। अच्छा, अभी क्वारंटीन का पीरियड चल रहा है और इस समय सभी अपने अपने घर पर मौजूद हैं, तो इस समय गोदान क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या नया क्रिएटिव आर्ट आप कर रहे हैं, या फिर कोई किताब, कोई गजल, कोई अपनी कोई खुद की कोई इच्छाएं जो इस समय पूरी कर रहे हैं? पहले लिख रहा हूँ, कहानियां लिख रहा हूँ छोटी छोटी सी, और मैं अपनी सारी बुक्स जो है वो मुंबई छोड़कर आ चुका हूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लॉकडाउन इतना लंबा हो जाएगा। तो जो किताबें थी भोपाल में जो थी, वो 2-3 जो थी वो पढ़ी हैं,
बाकी तो सब जो नई खरीदी थी नया कलेक्शन सारा का सारा मुंबई में। तो अभी लिखने का काम चल रहा है, और इस लिखने के साथ साथ क्योंकि हम मन से और तन से और दिमाग से एक्टर ही हैं, तो सबसे पहले थॉट लिखने या बोलने का नहीं था, एक्टिंग करने का आता है। तो इस बहाने लगा कि क्यों ना इसको यूज किया जाए, तो शॉर्ट फिल्म्स बनाना शुरू कर। अच्छा। तो इस बहाने हिम्मत करके, पहले अटपटा लगता था कि यार मोबाइल से कैसे शॉर्ट फिल्म शूट हो सकती है, प्रोफेशनल कैमरा होना चाहिए, सेटअप होना चाहिए। इस क्वारंटाइन ने, इस लॉकडाउन ने वो जो थॉट था वो थॉट खत्म कर दिया कि मोबाइल से फिल्में नहीं बन सकती बिना लाइट के फिल्म ने। मैंने कहा हिम्मत करो, अपना मोबाइल उठाया, कुछ लिखा। जो फर्स्ट ट्राई किया तो मैंने कहा पहले कहानी ट्राई नहीं करूंगा, पहले पोएट्री ट्राई करता हूँ। तो एक कविता लिखी, कविता लिखने के बाद घर में और घर के आंगन में उसको शूट किया, एडिट किया, तो उसका रिजल्ट थोड़ा अच्छा आया। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट करते हैं आप। तो फिर एक ऐसी कहानी निकली। तो फिर कोविड-19 के ऊपर, कोरोना के ऊपर एक छोटा सा 4-5 मिनट का एक स्टोरी बनाया कि ह्यूमन बना दिया मैंने उस वायरस को। तो वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे तू बचेगा, कैसे नहीं बचेगा, तुझे हम कैसे बच सकते हैं तुझसे। तो बोला नहीं, मैं तो मार दूंगा। तो वो वैसे कुछ किया। देन उसके बाद फिर एक कल्पना नाम की कहानी, एक शॉर्ट स्टोरी बनाई, तो वो 9 मिनट की बनाई। फिर प्यार तो मरना ही था, हल्का सा कॉमेडी बनाया। अभी रिसेंटली हॉरर बनाया, उसका नाम रखा C12। तो ऐसे करके धीरे धीरे वो क्योंकि आप मल्टीपल कैरेक्टर्स भी कर रहे हो, एक ही कहानी में 4 लोग हैं, चारों कैरेक्टर आप ही कर रहे हो, तो एक्टिंग में मजा आ रहा है। तो लग रहा है कि इस क्वारंटाइन में ये फायदा हुआ कि वो जो एक्टिंग करके, जो एक्टिंग करने में जो लगता है कि नहीं कैमरे के सामने एक्टिंग करेंगे, प्रोफेशनल कैमरा, फिल्म सेटअप, तो वो जो एक हेजिटेशन था वो अभी इस महीने भर में खत्म हो गया, और 4 अच्छे प्रोजेक्ट तैयार हो गए। तो अभी दिमाग काम करने लगा है, राइटिंग में दिमाग जाने लगा है, डर खत्म हो गया मोबाइल कैमरे के सामने एक्टिंग करने का। हाँ चलो अपन कुछ बना लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, फ्री नहीं बैठेंगे, लेकिन लिख के कुछ बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। इस दौरान जो कोई कविता ऐसी हो जो हमारे दर्शक जो इस वक्त मौजूद हैं उनको कुछ सुना सकें आप, कोई 4 लाइन याद हो? बिल्कुल बिल्कुल भूल जाता हूँ, लेकिन मैं एक, शायद मैं कैसे जाऊंगा, शायद मैं बाहर, 1 मिनट, शायद डायरी, शिवा शिवा, पायल होगी तो पायल को डायरी दे दे मुझे। तो वो एक, क्योंकि आप लिखते लिखते मैं, मुझे याद नहीं रहता, जब पढ़ूंगा या रटूंगा तब वो याद आएगी। तो उसी एक आज 6 पैरा ऐसे लिख लिए थे, तो आ जाए। तो अगर इसमें नहीं, बाहर निकल, हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ। सो तब तक हम कुछ और बात करते हैं। देख, जब तक डायरी आती तब तक कुछ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो अभी आपकी हाल ही में रिलीज हुई मरजावा, जिसने बहुत अच्छा बिजनेस किया और जिसके गाने भी बहुत चले हैं इनफैक्ट, और बहुत चले, काफी, बिल्कुल, जिसमें आपने शफी का रोल किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था उस फिल्म का। वो फिल्म मैंने देखी भी है, और मतलब जो एक मतलब इंटरवल के बाद जो अचानक से ट्विस्ट एंड टर्न्स एंड ऑल सारी चीजें मैंने देखी उस फिल्म में। सिद्धार्थ भी अपने आप में एक मंझे हुए कलाकार हैं, उनके साथ काम करके कैसा लगा? क्या चीजें थी जो उनके इस फिल्म में आपको उन्होंने बताई, या कुछ अलग एक्सपोजर मिला? नहीं, सही बात है, क्योंकि मैंने सिट से भी बात हुई थी, मैं तो सिट को कहते जब ब्रदर्स देखी थी तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन था कि मतलब, और फिर आप पता कि सिद्धार्थ है फिल्म में, सिद्धार्थ साथ काम करना, तो होता है ना कि अचानक से एक माहौल बनता है कि आप कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं या आप सेकेंडरी आर्टिस्ट हैं, मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी स्टोरी के हिसाब से आप, आपकी नजर से कहानी नहीं, फिल्म नहीं देखी जा रही है ना। तो हीरो है सिद्धार्थ, तो जरा यार हीरो के साथ आप जा रहे हो, स्टैब्लिश है, इंडस्ट्री में नाम है, तो क्या बिहेवियर होगा, थोड़ा सा स्टार्टअप होगा। लेकिन वो मिलने के बाद 2-4 दिन के बाद फिर वो ऐसा लगा कि मतलब, मैंने जितने लोगों से भी मुलाकात हुई है अभी, वो इतना डाउन टू अर्थ, मतलब सिद्धार्थ सेड, बहुत हम्बल, बहुत रिस्पेक्ट करने वाले सबको, मतलब हर चीज में, मतलब सिड, मतलब मुझे लगा नहीं था कि इस तरह से बिहेवियर उनका होगा। एज एन एक्टर कोई भी कहते ना कि थोड़ा डर रहता है एज एन एक्टर कि आप अपने आप को ज्यादा हमेशा हाईलाइट करवाना चाहते हैं कि नहीं, मैं कहीं नहीं है। वो सेट का परफॉर्मेंस में भी देखने को मिलता है, उस ऑफ कैमरा भी उसके साथ जो फ्रेंडशिप डेवलप हुई,
सीन्स के बाद या सीन्स को लेके जो बात होना हुई कि गोदान इसको कैसे करेंगे, या हमारा फाइट वाला सीन है, या हमारा जो पब वाला सीन है जिसमें लड़की को बेचने वाला सीन है, वो सीन है। तो जो रिलेशन बिल्डअप हुआ उसके साथ बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत गोल्डन हार्ट सिद्धार्थ, सच में गोल्डन हार्ट। मतलब उसके साथ काम, उसके साथ वो 42 डेज बहुत प्यारे थे साथ में। एक सवाल भी आया है हमारे बीच में, अवनीत सिंह है 5505। भैया मुझे एक्सप्रेशन सही करना है, उसके लिए कुछ बताओ, क्या करूं? एक्सप्रेशन सबसे पहले तो अपने चेहरों की एक्सरसाइज करो, पूरा चेहरा है उसकी एक्सरसाइज करो, जॉ की, यहाँ की, सबकी, इसको रिलैक्स करो थोड़ा सा। तो बेसिक एक्सरसाइज तो यही है। और जितने भी, अगर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो जितने भी अपने रस हैं, 8, नवा शांत है तो उसका कोई एक सटल भाव है, तो बाकी जो 8 रस हैं उस 8 रसों को अपने हिसाब से, अपने अपनी डिग्री के हिसाब से आप डिवाइड कर लें कि सिचुएशन के हिसाब से कितना रिएक्ट करना है। तो कभी कभी हम इतना ही मुस्कुरा देते हैं तो सिचुएशन के हिसाब से इतना मुस्कुराना सही है। कभी हम बहुत पेट फाड़ के हंसते हैं तो डिग्री में डिफरेंस है। तो जैसे ही आप डिग्री में डिफरेंस ले आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको इस सिचुएशन में इतना ही मुस्कुराना है, या इतना ही गुस्सा करना है, इतना ही डरना है, इतना ही डराना है, इतना ही आपको घिन करनी है। ज्यादा करेंगे सिचुएशन के हिसाब से तो ओवरडू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस के लिए एक लेवल्स बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेजेस बना लीजिए, और 7 स्टेजेस में अपने आप को पक्का कर लीजिए कि आपके जो 8 रस हैं वो इक्वल लेवल, सबके सारे लेवल सेम हो, सारे रसों के। और आपको तय करना है कि पहले लेवल पे मेरा ये वाला हिस्सा, या ये वाला हिस्सा, या नाक का हिस्सा, या माथे पे ऐसे यहाँ लाइंस पड़ती हैं, तो आपको नोटिस करना है कि ये बेसिक, ये सिर्फ टेक्निकली है सारा, ये सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज है जो आपके ह्यूमन, तो आपके चेहरे पे जो स्किन पे आती है, आपको वो तैयार कर लेना है। पहले स्टेज पे ये होता है, सेकंड पे ये होता है, थर्ड पे होता है, फोर्थ पे 8 रस के, हर रस का 7 स्टेज या 8 स्टेज या 5 स्टेज बना लीजिए। और उसका उसको प्रैक्टिस करिए, धीरे 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 वो नेचुरली आने लगेगा। कि आप गुस्सा है तो कितना गुस्सा होना है किस सिचुएशन पे, तो डिग्री डिसाइड कर लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिस धीरे धीरे करनी है। जैसे कि हम गियर डालते हैं गाड़ी पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जाते हैं और देन उसका फिर वापस भी आते हैं, जैसे स्पीड कम होती है तो हम वापस भी आते हैं। तो सेम रस का भी है, जब हम रस अभ्यास करते हैं तो वही है कि आपको धीरे से स्लोली शुरू करना है, स्पीड बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है, बढ़ानी है, देन आपको उसके पीक तक पहुंचना है, और आपको रिवर्स भी उतनी ही स्पीड से वापस भी आना है, स्टे करते हुए। और आपको अपने चेहरे को नोटिस करना है कि आप कहाँ कहाँ क्या क्या अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, ये जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और जब आपकी समझ में आ गया कि हाँ ये करने से ही होता है, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा। शुरू में जैसे हम गाड़ी, जब कार चलाना सीखते हैं तो हमारा ध्यान हमेशा क्लच, ब्रेक और स्पीड और हमेशा गियर पे रहता है, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने होते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता ही नहीं आप क्या कर रहे हैं, वो फ्लो में जाता है सब कुछ। सेम चीज प्रैक्टिस, ये रस अभ्यास का भी है। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, वो करते करते कब फ्लो में आने लगेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपको लगेगा हाँ मैं तो करने लगा, ये आने लगा एक्सप्रेशन। सो अवनीत जी, मुझे लगता है आपका सवाल का एक जवाब भी मिल गया है। सो आगे बढ़ते हैं। एक रैपिड फायर राउंड है छोटा सा, जिसमें हम 4 या 5 सवाल पूछते हैं, जिसमें मेरा पहला सवाल सबसे पहले यही है कि क्वारंटीन और लॉकडाउन हटने के बाद सबसे पहली चीज आप क्या करेंगे? सबसे पहले मुंबई जाऊंगा क्योंकि मेरा घर वहां अकेला है। ओके, सो भोपाल की ऐसी कौन सी लोकेशन है जिसको अभी और लॉकडाउन के बाद सबसे पहले आप जाएंगे? सबसे पहले लेक घूमेंगे और थोड़ी देर जाके भारत भवन में बैठेंगे। थोड़ी सी पुरानी यादें हैं, वहां जाएंगे। मतलब लेक वाला नहीं, भारत भवन के पीछे जो बहिरंग है अपना, बहिरंग के बाहर जो सीढ़ियां है बहिरंग के पास, वहां जाके थोड़ी देर वहां टाइम बिताएंगे, थोड़ा सा फील करेंगे अपनी जगह को, और देन उसके बाद दिखता है वहां से, और पूरा वहां से जो व्यू दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दो बिल्कुल अलग ही व्यू है। एक आपका थिएटर वाला है कि आप जिस जगह पे बैठे हैं वहां, और एक आपको सामने डेप्थ नजर आती है। तो अपने रंगमंच थिएटर की डेप्थ देखने को मिलती है वहां पे। वहां का जो एक माहौल है, जो सारे आर्टिस्ट लोग काम कर रहे हैं। रिपोर्टिंग जब भी हम करने जाते हैं तो एक बार पीछे जरूर जाते हैं कि जो बिल्कुल मतलब एक नेचर का जो एक, हाँ वही बिल्कुल बनता है वो एक शॉट। सो लॉकडाउन के बाद में सबसे पहले वो कौन सी डिश है जो आप बाहर खाना चाहेंगे? ये रिस्क खाने का बिल्कुल शौकीन नहीं। ओके, वो वैसे भी खाने का शौकीन नहीं हूँ मैं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मतलब आप मुझसे पूछ लें कि मेरी सबसे ज्यादा कौन सी सब्जी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता। मुझे जो कौन सी किताब अभी इस समय अभी बीच में मैं इस समय रवीश जी की एक बुक है वो पढ़ रहा था जब मुंबई में था।
तो अभी इस समय तो मेरे पास कोई बुक है नहीं, वापस मुंबई जाऊंगा तो वो वापस पढ़ना शुरू करूंगा। और अभी एक मसाला चाय करके दिव्य प्रकाश दुबे जी की बुक है, तो उसमें वो छोटी छोटी सी कहानियां हैं, तो वो कहानियां अभी लास्ट की 2-3 कहानियां बची हुई हैं बस, तो भी वही खत्म करूंगा जाके। वो बहुत अच्छी कहानियां हैं उनकी, मसाला चाय। फेवरेट एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? मनोज बाजपेयी सर। नो डाउट है। तो और एक्ट्रेस? वो तो अद्भुत है, क्योंकि उनका इम्प्रेशन बचपन से, क्योंकि क्या हुआ कि रंग महल में फिल्म लगी थी अक्स, और हम थिएटर करना शुरू कर चुके थे, थिएटर में बहुत सारे लोग बालवन में थे जो साथ में थे, तो मैंने उनसे बोला कि चलो अक्स लगी है, देखने चलते हैं। गए देखने के लिए, किसी को पल्ले ना पड़े वो फिल्म, और मैं आंखें फाड़ के देख रहा हूँ रंग, मतलब फिल्म की, मैंने क्या देख लिया मैंने ये, मतलब वो हंसी उनकी, वो जो कैरेक्टर, मुझे लगा ये तो ऐसी फिल्म आज तक बनी नहीं, मतलब ऐसी फिल्म कभी देखी नहीं गई पर्दे पे। वो लोगों को समझ में ना आ रहा, मुझे क्यों अच्छी लग रही, मुझे समझ में ना आए, लोगों को पसंद नहीं आ रही, मुझे, और वो लोग मुझे मेरा मजाक उड़ाए, अबे क्या गंदी फिल्म पसंद आती तेरे को, क्या है इस फिल्म में कुछ भी। बट तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, मनोज सर का जो एक इमेज थी जो दिमाग में आगे पड़ी कि नहीं ऐसा एक्टर होता है, ये होता है एक्टर। तो सिनेमा में वो है पंकज कपूर सर हैं। जब फिर, क्योंकि वो शुरुआती दौर था, तो वो फिल्मों का वाला दौर था, तो मनोज सर का पहला एक्सपीरियंस पड़ा, अच्छा ये एक्टर होता है। देन फिर जब फिल्में देखना शुरू करी, तो फिर पंकज सर, ओम पुरी सर, नसीर सर, देन उसके बाद फिर इरफान सर के काम देखने को मिला, इरफान सर, तो उसके बाद फिर चीजें और बढ़ती बढ़ती चली गई। फिर आदिल सर, आदिल सर को जब मैं लव सोनिया में देखा था, तो मैं तो रोंगटे खड़े हो गए, तो मैंने कहा यार आदिल सर हमारी जब क्लास लेने आया तो लगता है कि हम जानते हैं इनको। राजेश तेलंग सर मिर्जापुर में देखें, या तो हमारे टीचर रहे, 1 साल पूरा हम लोग डिक्शन पढ़ाते हैं हमको, तो राजेश तेलंग सर। तो ये बाद में जब इनको लगा कि नहीं आ रहा है, एक्टिंग के अलग अलग पैमाने हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से आपको इम्प्रेस कर रहे हैं, और आपको इन सबसे कुछ ना कुछ चुराना है, सीखना है। तो लेकिन कमल हसन सर, जिनको मैं हर बार अपनी हर एक्टिंग क्लास में उनको कोट करता हूँ, एक बहुत पुराना इंटरव्यू है कमल हसन सर का, जिसमें बोलते हैं कि अपने हर एक्टर को अपने पास, जैसे कंप्यूटर पे आप फोल्डर्स बना लेते हो, तो हर एक्टर के पास अपना अपना फोल्डर होना चाहिए, जिसमें एक फोल्डर पे ढेर सारी हंसी होनी चाहिए, एक फोल्डर में ढेर सारे रोना होना चाहिए, एक फोल्डर में ढेर सारे कैरेक्टर्स, मैनरिज्म्स, ये वो, और जब जिसकी जरूरत लगे एक फोल्डर में से निकालो, इसमें से फोल्डर में से निकालो, उसको मिक्सअप करो, कैरेक्टर बनाओ, प्रेजेंट करो, उसका इतना अच्छा प्रैक्टिस करो कि वो मैकेनिकल ना लगे, रियल लगे, देन उसको डिस्टॉर्ट करके वापस अपने अपने फोल्डर में डालो। तो वो मैं उनको हमेशा कोट करता हूँ, तो वो बचपन से सुना हुआ भी लगता है कि नहीं, तो इसलिए वो कैरेक्टर चुराना, मैनरिज्म्स चुराना, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना, तो क्लासेस भी इसीलिए वैसे ही लेता हूँ बॉडी लैंग्वेज की। तो वो ये 7-8-10 ऐसे एक्टर हैं जिनके साथ लगे कि कभी एक बार स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले, मनोज सर के साथ, पंकज सर के साथ, कमल हसन सर के साथ, आदिल सर के साथ। तो मेरे लिए उस दिन बहुत बड़ी, मतलब उस दिन मैं पागलों की तरह नाचूंगा अगर इन लोगों के साथ कभी स्क्रीन शेयर करने को। बिल्कुल बिल्कुल। सो अच्छा, कोई ऐसी एक्ट्रेस जिनके साथ आपने, क्योंकि एक्टर तो आपने बहुत गिना दी, लेकिन एक्ट्रेस भी तो होगी, कोई ड्रीम रोल जिसके साथ मैं करना चाहूँ? एक्ट्रेस का ना, मतलब बहुत मन है तब्बू मैम के साथ काम करने का। मतलब मतलब ऐसा कि मतलब कुछ भी, एक सीन भी मिल जाए तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कि तब्बू मैम के सामने एक बार खड़े होना है बस। ओके। तो एक उनका इंप्रेशन बहुत अच्छा है। और रिसेंटली रसिका दुग्गल हैं, उनका काम बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो एक बार कभी उनके साथ काम करने का मौका मिले, तो अगर इनके साथ कभी काम करने का मौका मिले तो लगेगा कि हाँ कुछ, जैसे अभी अपनी शेफाली शाह, दिल्ली क्राइम, उनको साथ लगा कि यार काश मैं भी इस सीरीज में होता तो वाकई मजा आता। वो वेब सीरीज तो मैंने भी देखी है, दिल्ली क्राइम। हाँ, बहुत ही अच्छी है, मतलब इनफैक्ट उसमें सभी कलाकारों ने अपना अपना एक जो रोल सब होता ने, है, बहुत दमदार तरीके से, सब मतलब एकदम टाइट रोल दमदार है। जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छे हाँ, रोल्स किए हैं। सही सो बात। आगे बढ़ते हैं बातचीत के सिलसिले में। कुछ हम्म, मैं दर्शकों से भी गुजारिश करूंगा कि आपके भी कुछ सवाल हों इस दौरान, 2-4 सवाल हम आखिरी के लेंगे, और इस फिर इंटरव्यू को लाइन वाइंड अप करेंगे। बिल्कुल सो बिल्कुल। मरजावा में एक तरफ तो सिद्धार्थ के साथ आपने दोस्ती निभाई, लेकिन दूसरी तरफ रितेश देशमुख, जो कि एक अपने आप में मंजे हुए कलाकार भी हैं वो भी, सही बात। और उन्होंने भी मतलब एकदम ही कहते हैं ना कि बहुत ही अलग रोल किया है, जिन्होंने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हम्म, बोने का रोल किया, और वो भी विलन,
हालांकि उन्होंने एक विलन में काम किया था, लेकिन ये एकदम ही अलग रोल था, ये अलग तरीके से था। हाँ, थोड़ा और थोड़ा कॉमिक रोल जिसको हम कहते हैं कि एक तरह में, हालांकि इतना नहीं जानता थिएटर में, लेकिन हाँ मैं जितना समझ पाया उनसे आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो भी बहुत चीजें बताते हैं, मैंने कई उनके वीडियोस देखे हैं हाँ यूट्यूब पे, बिल्कुल इनफैक्ट बिल्कुल वो बिल्कुल। बहुत गाइड करते हैं, बाकी बहुत फ्रेंकली भी हैं। सो उनके साथ आपका कैसा रहा? नो, उनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब क्योंकि इंटरवल के बाद सारे सीन उन्हीं के साथ हैं। तो जब उन्होंने, क्या हो गया था कि उससे पहले हमारे कुछ कुछ सीन्स हो चुके थे, मतलब जो सिद्धार्थ के साथ वाले सीन्स थे, कुछ एक आध कॉमिक सीन थे जो एडिट हो गए, और फिर पब वाला सीन था। तो रितेश सर ने सुन के रखा था थोड़ा सा कि हाँ ये काम कर लेता है। तो जब मुझसे मिले तो पूछ रहे थे कि कैसे किया, ये कैसे अप्रोच है ये सब। और फिर एक आध दो सीन्स थे, उन्होंने थोड़ा गाइड भी किया कि इसको इस एंगल से ले या इस एंगल से ले ले। बट वो एज एन एक्टर वैसी बात नहीं है, लेकिन वो फिर फैमिली, वो थोड़ा सा पर्सनल चीजें ज्यादा डिस्कस हो रही थी कि उनको लगा था कि ठीक है, बताने की जरूरत है नहीं। तो मतलब मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने एक्टिंग को लेकर शायद बहुत ज्यादा बात करी हो, लेकिन फैमिली को लेके बहुत बात करी कि तू कहाँ से है, क्या किया है तूने, ट्रेनिंग कैसे करी है, अच्छा तो फिर ये किया है। फिर अचानक से एक दिन एक बात हुई थी कि मैंने कहा मेरी सिड के साथ ये दूसरी फिल्म है। तो बोला दूसरी फिल्म में तूने कौन सी फिल्म में काम किया? तो सिड भी था वहां पे, तो उसने बोला कि मैं इत्तेफाक में था। तो सिड बोलता है ऐसे, तो तू इत्तेफाक में था? मैंने कहा कहाँ था तू इत्तेफाक में? मैंने कहा मैं नाइट सिक्योरिटी गार्ड बना था 2 सीने में। तो अरे शिट, वो था तू? तो लेकिन तेरी वॉइस तो बिल्कुल अलग नजर आ रही है। तो फिर अचानक से फिर वही कि हाँ अरे थिएटर वाला बंदा है ना, वॉइस बदल बदल के कर लेते हैं, इनको तो आदत होती है लोगों का आवाज बदलने की। तो वैसी कुछ चीजें ज्यादातर बात हुई हैं। फिर उनका हमारा एक एक्सपीरियंस था, उनकी जो पहली फिल्म थी, तो बताया कि आपकी फिल्म में हम अंबिकापुर में थे, नुक्कड़ नाटक कर रहे थे, तो अंबिकापुर के एक टॉकीज में आपकी फिल्म लगी थी, उनकी वो जनीलिया की कौन जो पहली फिल्म थी, तुझे मेरी कसम। हाँ। तो बोला देखिए, मैंने कहा मैंने 8 दिन लगातार आपकी वो फिल्म दी अंबिकापुर में, छत्तीसगढ़ में। ओके। तो बोला महाराष्ट्र में भी कही, तो कुछ ऐसी बातें ज्यादा शेयर हो रही थी। तो और कई सीन्स, कई एक्टिंग के बारे में। फिर उस वक्त धमाल हुई थी, तो वो हिट भी हुई थी उस समय, तो उस पर उसके बारे में बातचीत होना। फिर इंद्र कुमार से मुलाकात हुई सर से, तो वो सारे एक्सपीरियंस, तो बस उनसे ज्यादा इसी तरह से बातें हुई हैं, ज्यादा कि एक्टिंग को लेके बात नहीं हुई, लेकिन पर्सनल लाइफ को लेके, फिल्म इंडस्ट्री को लेके, एक्टर्स को लेके इन लोगों को ज्यादा बात हुई। उन्हीं का एक्सपीरियंस कि सर आप इतने साल से हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ काम करने में, उनके साथ काम करने में। तो अपन तो लर्निंग प्रोसेस में थे, बिल्कुल शुरुआती दौर है कैमरा के सामने। तो जो लोग आ रहे हैं, इवन रवि किशन सर अलग ही आदमी हैं, एकदम खुले दिल के, ब्लंट होके बोल देते हैं। तो उनके साथ 2-3 ही सीन है, लेकिन उनके साथ बैठो तो रवि किशन सर के किस्से, वो बिहेव करना उनका, तो वो जो इंडस्ट्री में जो मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो भी बहुत स्ट्रगल कर कर आए हैं रवि किशन सर, तो वो बोलता है यार कूदो, जो बन सकता है करो, कभी पीछे मत हटो। एक फिल्म में एक सीन मिल रहा है, फिल्म में कर मारो। कौन सा एक सीन कब क्लिक कर जाए, कौन सा कहाँ कुछ काम कर जाए, आपका कोई भरोसा नहीं। तो बस आप गेनिंग प्रोसेस में थे। मिलाप सर इतनी सारी फिल्में लिखी हैं, रितेश, सिद्धार्थ, रवि किशन सर, सुहासिनी मूले मैम, उनके साथ भी 2-3 दिन का एक्सपीरियंस था। बट बहुत अच्छी एक्ट्रेस, पुरानी एक्टर, मतलब अच्छा काम करने वाली सीनियर एक्टर, तो उनके साथ काम करके बहुत मजा आया। तो उनके लगान के किस्से बहुत सारे सुने। मैंने कहा लगान के मैम के लगान के किस्से क्या थे, तो उन्होंने लगान के किस्से सुनाए कि हाँ हम लोग थे यहाँ इतने दिन तक रहे। तो वो जो एक एक्टर का अपनी फिल्मी दुनिया को लेके प्यार और रिस्पेक्ट, और वो कितनी तकलीफों में आने के बाद भी अपने सिनेमा को किस तरह से डिस्क्राइब करता है कि लगान में क्या हुआ, या रवि किशन सर का किस्सा कि हम वहां फंस गए थे, अमिताभ सर के साथ काम कर रहे थे, या श्री मैम के साथ आर्मी मूवी में थे। तो जो किस्से हैं, तो लगता है कि यार ये जुनून अगर नहीं बना के रखोगे तो शायद आप इस इंडस्ट्री में जुड़े नहीं रह सकते। वो जो प्यार है अपनी इंडस्ट्री के लिए, वो अपने काम के लिए, तो वो प्रोसेस देखने को मिलाप सर का वो जो एंथू है, वो देखने को लगा था कि ट्रू लवर है, आप अपने काम से कितना प्यार करते हैं। तो मिलाप सर को देखने पे लगता है, मेरे डायरेक्टर को देखने लगता है कि नहीं, अपने काम से प्यार करो ना, तो आपको कोई भी चीज नहीं हरा सकती, अगर अपने क्राफ्ट और अपने काम से प्यार करो। हमारे साथ वरुण है, उन्होंने एक छोटा सवाल आपसे पूछा है कि स्पॉन्टेनिटी वर्सेस मेथड एक्टिंग के ऊपर आपसे कुछ पूछना चाह रहा है। क्या फिर से क्या? स्पॉन्टेनिटी वर्सेस मेथड एक्टिंग। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है ना। मतलब आप अगर अभिनय करने जाएंगे तो अभिनय में तो बहुत सारे प्रकार हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं।
डिपेंड ये करता है कि अगर आप कंटेम्प्रेरी एक्टर हैं, अगर आप इस समय समकालीन समय में अभिनय कर रहे हैं, तो आपको हर शास्त्र के बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप स्पॉन्टेनियस हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप स्पॉन्टेनियस हैं तो क्या वो दिक्कत आ सकती है कि आप एक ही सिचुएशन में, जब एक सिचुएशन हो सकता है कि एक लड़ाई की सिचुएशन और हर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग चरित्र के साथ वो घटना घट रही है, तो अगर आप स्पॉन्टेनियस हैं तो क्या आप वैसा ही बिहेव कर जाएंगे हर बार? अगर हर बार वैसा ही बिहेव कर रहे हैं तो फिर यहां पर आप मोनोटोनस हो जाएंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी एज एन एक्टर। तो वो स्पॉन्टेनियस होना भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, लेकिन अगर आपको मेथड एक्टिंग का प्रोसेस ही पता है कि अगर आप कैरेक्टर के जन्म से लेके इवन उसके पहले से लेके प्रेजेंट सिचुएशन तक सब कुछ तय करते हुए आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं यहां पर बिहेव कैसा अलग कर सकता हूं अपने पर्सनल बिहेवियर से, मेरा जो पर्सनल एक्सप्रेशन है उससे कैसे मैं डिफरेंट कर सकता हूं। अगर वो सेम होगा तो आप मोनोटोनस हो जाएंगे हर बार, क्योंकि स्पॉन्टेनियस होना बहुत जरूरी है, लेकिन हर बार अगर आप वही मेथड अप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको कहीं ना कहीं वो मेथड लगाना पड़ेगा कि नहीं यार इस बार मुझे थोड़ा अलग करना है, नहीं तो हर बार वही हो जाएगा कि हर नाटक में, हर फिल्म में लगता है कि नहीं यार ये एक जैसा ही तो अभिनय करता है, ये एक ही जैसी एक्टिंग तो करते हैं, इनका स्पीच का पैटर्न बिल्कुल अलग है। और अगर आप मेथड में जाएंगे तो आप अपने स्पीच को भी वेरिएट करेंगे, इवन आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को भी वेरिएट करेंगे, स्पाइन को करेंगे, आप अपने हेयर स्टाइल लुक को बदलेंगे। स्पॉन्टेनियस होना मेथड एक्टिंग के अंदर आपको सपोर्ट कर सकता है कि जैसे ही आपने मेथड एक्टिंग के बारे में, अगर आपने सब कुछ तय कर लिया, आपने कैरेक्टर बना लिया, आपने मेथड से वो कैरेक्टर आपने डिजाइन कर लिया, अब उसके बाद उस सिचुएशन में आप 100% है और वहां पर आप स्पॉन्टेनियस होके कुछ कर जाते हैं उस चरित्र के जो आपने क्रिएट किया उसके अंदर रहते हुए, तो फिर मजा आएगा। और वैसे भी आप स्पॉन्टेनियस होंगे तो आपको कहीं ना कहीं तो कैरेक्टर बनाना पड़ेगा, आप बिना चरित्र के तो स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं सकते ना, आपको कैरेक्टर डिजाइन करना ही पड़ेगा। और वो कैरेक्टर आपको राइटर दे रहा है और राइटर आपको सिचुएशन दे रहा है, क्योंकि वो जो चरित्र है किसी ना किसी सिचुएशन में घुसा हुआ है, उसके पास उसके को एक्टर्स भी हैं, उसका जो एक्सप्रेशन, उसका जो एक्शन है वो डिपेंड करेगा सामने वाले के एक्शन से, वो एक्शन करेगा, आप रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन भी एक्शन बनेगा उसके लिए। तो आप सिचुएशन से बाहर तो जा ही नहीं सकते, यानी कि आप कहीं ना कहीं किसी मेथड में तो फंसोगे ही फंसोगे। अगर वो सिचुएशन गांव की है तो आप गांव के सिचुएशन फंस जाओगे, अगर वो एक अपार्टमेंट की है तो अपार्टमेंट की सिचुएशन फंसोगे, तो आप ही अपार्टमेंट में अलग बिहेव करोगे, गांव में अलग बिहेव करोगे। तो वो ऑलरेडी एक सिचुएशन है, ऑलरेडी आप एक कैरेक्टर लेके ही गए हो, बशर्ते ये कि आपने मेथड एक्टिंग के जो रूल्स हैं उस रूल के हिसाब से अगर आपने कैरेक्टर बनाया तो ठीक है, लेकिन आप कैरेक्टर तो लेके ही गए हो, चाहे आप किसी भी मेथड से आपने वो कैरेक्टर डिजाइन किया हो। ओके, सो आपके ही एक फ्रेंड हैं जिन्होंने कमेंट किया है, भूषण, आनंद रघुनंदन के दौरान आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस रहा, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया था मेरे कैरेक्टर के लिए, थैंक यू सो मच। मैसेज भी अच्छा, थैंक यू भूषण, थैंक यू। पीएचडी से पास आउट है। अब आखिरी के पड़ाव में एक कुछ अपील आप करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से इस क्वारंटीन और कोविड-19 और कोरोना वायरस के लिए? बस कुछ नहीं, सेफ रहें, घर पे रहें और घर पे रह के जितना क्रिएटिव हो सके क्रिएटिव हो जाए। और वही है कि अपनी सोसाइटी के लिए सबसे बेहतर काम यही है, अगर आप सबसे अच्छा काम, सबसे सिंपल काम कर सकते हो, आराम से घर पे बैठो। ओके, सो अपने मोहल्ले के लिए सबसे अच्छा काम। चलते चलते आखिरी सवाल कि आने वाले प्रोजेक्ट्स आपके क्या हैं, जो हालांकि अभी कोविड की वजह से रुके होंगे, लेकिन हैं, प्लान हैं जो होने हैं उनके ऊपर? अभी एक वेब सीरीज है, तो वो वेब सीरीज शुरू हो जाएगी, एक आर्मी ऑफिसर की लाइफ के ऊपर है। शुरू होती तो वो रुकी हुई है। और एक फिल्म है अमरीकी पंडित, तो उसका 2 दिन का शूट हुआ है अभी, बाकी जो शूट है अब वो कब होगा पता नहीं। तो उसमें माधवन है, मैडी, तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं अभी आने वाले। और अभी हम खुद एक फिल्म का प्लान कर रहे हैं, तो देखते हैं कि हमारी फिल्म कब फ्लोर पर आती है। तो उसका प्रोसेस अभी चल ही रहा है, स्क्रिप्टिंग है, सब कुछ है, इवन एक्टर से भी बात हो गई है, तो देखते हैं ओके कहाँ तक वो प्रोसेस जाता है, क्योंकि इसके बाद जब भी शुरू हो। चलिए, अच्छा है। दर्शकों, आपके कुछ सवालों का अगर हम आपके जवाब नहीं मिल पाए हों तो उसके लिए आप गोदान सर को फॉलो कर सकते हैं, उनसे आप डायरेक्टली मैसेज पे उनसे बातचीत भी कर सकते हैं। गोदान, थैंक यू सो मच, आपका समय आपने दिया है 1 घंटा, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही हम
मिलते रहेंगे। कोविड-19 के बाद हो सकता है कि हमारी मुलाकात भी हो, बिल्कुल तो जल्दी बिल्कुल होगी। मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सभी दर्शकों से गुड नाइट, शब खैर, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बाय। दर्शकों, ये आज का दूसरा एपिसोड क्यों है ना लाइव के दूसरे एपिसोड में आप सबने देखा गोदान एक्टर को, और जो कि भोपाल के मंजे हुए कलाकार हैं, जिन्होंने धड़क फिल्म से अपनी शुरुआत की थी। अगले एपिसोड में हम जल्दी भोपाल और देश की किसी एक बड़ी सेलिब्रिटी से हम आपको मिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सैनिटाइजर से हाथ साफ करते रहिए, और कोविड-19 यानी कि क्वारंटीन पीरियड में आप अपने घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए। तब तक के लिए